अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। पिछले लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जनरल प्रोसीजर डिस्कस किया था। तो आज जो है इस टॉपिक के हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। तो ये देखें बुक पे क्वेश्चन नंबर जो है 16.13, क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। सैम्पल साइज़ 36 है, पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 25 है और सैम्पल का मीन जो है ये 42.6 है। तो कहता है कि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करें कि म्यू इक्वल टू 45 अगेंस्ट दैट इट इज़ लेस दैन 45। तो और साथ ही इसने अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दे दिया है 0.05। तो टेस्टिंग के क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स करेंगे क्या कि आपने फर्स्ट स्टेप में H0 H1 बनाना होता है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ देखें म्यू इक्वल टू 45 और H1 जो है म्यू इज़ लेस दैन 45, ये उसने हमें बना के दे दिए हैं। ये सिंपल हो जाता है क्वेश्चन अगर ऑलरेडी हाइपोथेसिस बने हुए हों। तो इसमें बने हुए हैं हाइपोथेसिस दोनों, तो हम एज इट इज़ ये दोनों लिख लेंगे। अब दूसरे स्टेप में जो है दूसरे नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लिखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0.05 उसने बता दी है कि ये आप अल्फ़ा लें। और थर्ड में टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है, इस केस में जब मीन को टेस्ट कर रहे होते हैं हम, मीन की टेस्टिंग के लिए नॉर्मल पॉपुलेशन हो विद सिग्मा नॉन हो तो z का फार्मूला लगाते हैं, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नाट डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। ये हमने डिस्कस किया है जनरल प्रोसीजर में भी पिछले लेक्चर में। तो अब टेस्ट स्टेटिस्टिक में स्टूडेंट्स आपने जस्ट फार्मूला लिख देना है, ठीक है। सिर्फ आपने ये फार्मूला लिखना होता है कि कौन सा आपने फार्मूला यूज़ करना है। अब फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन में ये होता है कि जो आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक थर्ड स्टेप में लिखा है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको कैलकुलेशंस कहते हैं। तो अब देखें इस फार्मूले में, z के फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x बार की वैल्यू 42.6 पुट की, म्यू नाट 45 पुट की, सिग्मा स्क्वायर 25 है तो सिग्मा जो है 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, और n जो है 36 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ गया। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो -2.88 ये वैल्यू आ जाती है z की कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको z कैलकुलेटेड हम कह सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्रिटिकल रीजन है। तो क्रिटिकल रीजन स्टूडेंट्स हम H1 को देख के बनाते हैं। H1 में देखें म्यू इज़ लेस दैन 45 है क्योंकि, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप देखें म्यू इज़ लेस दैन 45 है। तो जहाँ पे लेस दैन होगा H1 तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे क्रिटिकल रीजन बनेगा। लेफ़्ट टेल में क्रिटिकल रीजन होता है z कैलकुलेटेड लेस दैन माइनस जेड अल्फ़ा, ठीक है, माइनस जेड अल्फ़ा। और अब इसमें देखें कि वैल्यू हम पुट करते हैं, आगे हमने कर लिया z कैलकुलेटेड लेस दैन माइनस जी 0.05 के अल्फ़ा की जगह 0.05 हम लिख देते हैं। अब 0.05 को हम वन टेल में देखेंगे, जो हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेबल है बुक में भी, इसी चैप्टर के शुरू में एक टेबल दिया हुआ है क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ z, या आप स्टेटिस्टिकल टेबल से भी ये वैल्यू देख सकते हैं कि अल्फ़ा को देखें 0.05 अल्फ़ा के नीचे वैल्यू, और वन टेल के कॉलम में देखेंगे, वन साइडेड या वन टेल्ड में आप देखें वैल्यू इसकी आती है 1.645। तो ये क्रिटिकल रीजन बन जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें कि इसी को हम ये कर्व बना के भी एक्सप्लेन थोड़ा सा मैंने किया है, कर्व बना के भी आप देख सकते हैं इसी क्रिटिकल रीजन को, कि नॉर्मल कर्व बनाएं और इसकी लेफ़्ट टेल में आपने ये z कैलकुलेटेड माइनस जेड अल्फ़ा जो है, तो माइनस जेड अल्फ़ा जो है लेफ़्ट टेल में आपने लिखना है, माइनस जेड अल्फ़ा ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब माइनस जेड अल्फ़ा से लेफ़्ट साइड पे जितना भी रीजन है ये क्रिटिकल रीजन है। ये मैंने इसमें CR लिखा हुआ है, CR क्रिटिकल रीजन के लिए।
तो इसका मतलब ये है कि माइनस जी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आई 0.05 पे -1.645 के -1.645 से जितनी भी लेस वैल्यूज़ होंगी वो सारी जो है क्रिटिकल रीजन में जा रही हैं। तो ये आप ग्राफ में या इसमें कर्व में भी देख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई थी -2.88। अब -2.88 देखें स्टूडेंट्स तो क्रिटिकल रीजन में ही फॉल कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये -1.645 से लेस है -2.88। तो क्रिटिकल रीजन में क्योंकि फॉल करती है z की कैलकुलेटेड वैल्यू, इसलिए हम 6 स्टेप में जब कंक्लूजन लिखेंगे तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे साथ कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन वी देयरफॉर रिजेक्ट h0। तो h0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है। तो कंक्लूजन तक ये 6 स्टेप होते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो ये 6 स्टेप्स जो हैं हम परफॉर्म करेंगे किसी भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते वक्त। तो अब इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये आपने देख लेने हैं कि आप ख़ुद इसको अटैम्प्ट करेंगे। एक इस क्वेश्चन को भी कर लें आप खुद, और फिर जो है 14 जो क्वेश्चन है बी पार्ट इसको देख लें थोड़ा सा। 16.14 का बी पार्ट, इसमें इसमें थोड़ी सी चेंज ये की है इसने कि आज सिग्मा की बजाय से एस की वैल्यू दे दी है। सैम्पल का स्टैंड डिविएशन दिया हुआ है जबकि पॉपुलेशन का स्टैंड डिविएशन सिग्मा नहीं दिया हुआ, सिग्मा अननोन है। तो लेकिन आप देखें n इक्वल टू 49 है, नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, एक्स बार इक्वल टू 120.67, एस इज़ इक्वल टू एस सैम्पल का स्टैंड डिविएशन 8.44। तो उसने कहा है कि टेस्ट म्यू इक्वल टू 123 अगेंस्ट म्यू इज़ लेस देन 123। तो इसको स्टूडेंट्स ये 6 स्टेप ही आप करेंगे। तो H0 H1 तो बने हुए हैं, ये आप लिखेंगे, फिर सेकंड में अल्फ़ा लिखेंगे, थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला ये देखेंगे। इसमें इतनी सी चेंजिंग आप करेंगे कि z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा की बजाय s लगाएंगे। तो s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, क्योंकि सिग्मा अननोन है, बिकॉज सिग्मा इज़ अननोन, इसलिए हम सैम्पल का स्टैंड डिविएशन s लगा देते हैं इस केस में। जब पॉपुलेशन नॉर्मल हो, ठीक है, और सिग्मा जो है वो अननोन हो, तो फिर हम सैम्पल का स्टैंड डिविएशन s लगा सकते हैं यहाँ पे z के फार्मूले में। तो अब क्योंकि s की वैल्यू भी आपको दी हुई है, n x बार, ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, कैलकुलेशन में आप एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे z की वैल्यू। फिर क्रिटिकल रीजन इस केस में भी लेफ़्ट टेल में ही बन रहा है क्योंकि h1 आपका लेस देन की फॉर्म में है, म्यू इज़ लेस देन 123 है। तो सेम इसी तरीके से आप कंक्लूजन देंगे, ठीक है। अगर क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को आप कंपेरिजन करेंगे, अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में तो आपने रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट ना करें, ठीक है। उस केस में आप रिजेक्ट हो रहा हो H0 तो रिजेक्ट लिखें कि हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। अगर रिजेक्ट ना हो रहा तो बेहतर ये है कि आप लिख दें कि वी कैन नॉट रिजेक्ट H0, कि हमारे पास कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि हम H0 को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट इससे ही मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के, ये देखें, ये मैंने लिखे हैं ये कि 12 क्वेश्चन जो है 16.12 का बी पार्ट, ये आपने करना है, खुद ट्राई करना है। 13 का बी पार्ट ये भी इस टॉपिक से है, और क्वेश्चन नंबर 14 का ए बी पार्ट, 15 का ए बी, 16 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी पार्ट, 18 का ए बी पार्ट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग के मुतल्लिक हैं, जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, आप अटैम्प्ट करें। ख़ास तौर पे जो है 12 का बी, 13 का बी पार्ट और 14 का ए बी पार्ट, ये अटैम्प्ट कर लें जितने आपसे हो सकते हैं। तो बाकी हम अगले लेक्चर में बाकी कुछ क्वेश्चन, इनमें कुछ नई बातें होंगी, नई चीज़ें होंगी, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी कम अज़ कम जो है आपने ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये आप 3 अटैम्प्ट करें, और इनमें अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई समझ ना आई हो बात, तो वो आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।